हेलो बच्चों, केमिस्ट्री विद पीको सर। आज आप लोगों को लेकर आया हूँ मोल कॉन्सेप्ट के सेकेंड पार्ट, जो कि आपको इसमें सेकेंड पार्ट में आप मॉलिक्यूलर मास और उसके बारे में आप डिटेल में जानोगे और आगे केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में जानोगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। आ जाइए। मैंने पहले ही बता दिया कि एक एम यू बराबर होता है 1/n0 ग्राम। मतलब क्या होता है बच्चों, 1/n0 ग्राम मतलब 1/अवागाद्रो नंबर के बराबर ग्राम में होता है। ठीक है बच्चों, ग्राम में क्या होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाओ। और इसकी डिफिनीशन क्या है, कभी कभी डिफिनीशन पूछ देता है। वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वेट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वेट कहलाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट निकालना हो तो क्या लिखोगे 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है बच्चों, मतलब एक एटम का मास है। और वैसे भी मास कितना होता है एक अवागाद्रो नंबर के लिए, एक अवागाद्रो नंबर की संख्या को कहते हैं मास यूनिट, और एक एटम के मास को कहते हैं उसको इतना जितना होता है 6.67 × 10⁻23 का अगर भाग दो दोगे, ठीक है बच्चों, तो वो इसके एक AMU के बराबर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब आगे क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसको कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम कोई एलिमेंट, ये कंपाउंड रहता है, उसका हम एटॉमिक मास याद किए हैं। एटॉमिक मास को हम एक एक मास को प्लस करते जाते हैं। जैसे कैल्शियम का है, जैसे आपको कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है। ठीक है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 20 लिख देते हैं। नहीं, इसका एटॉमिक मास लिखना है, जो इसके अपर साइड लिखा जाता है, लोअर साइड हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। 40 प्लस क्या होगा बच्चों, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। लेकिन स्टॉप बच्चों, 3 बच्चों कितने एटम हैं, 3 एटम है ऑक्सीजन के, इसलिए गुणे 3। तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 40 + 12 कितना है बच्चों 52। 52 + 48 52 16 3 48 48 तो कितना होगा बच्चों 8 to 10 1 हाँ, और 4 to 9 100। मतलब याद कर लो कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो एटॉमिक मास होता, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो कितना होता है 100 होता है। और H2SO4 का निकालोगे, 2 हाइड्रोजन है तो पहले 2 का गुणा करो, फिर हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस कर दो क्योंकि अब दूसरा एटम आ गया ना। सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस 4 एटम है, पहले 4 इंटू कर दो। फिर इसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मैंने बताया कितना होता है 16। अब इसको ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 2 + 32 + 16 4 जा 64। ठीक है तो 61 16 16 2 जा 32 16 3 जा 48 16 4 जा 64। ठीक है तो अब इसको ऐड करो, 32 + 2 कितना हुआ 34 34 4 4 8, फिर इसके बाद 6 और 3 6 3 9 और 9 ही हो जाएगा 98। अब इसी प्रकार आपको कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का, कैल्शियम कहना है कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना हो तो 12 + 2 × 16 = 12 + 32 = कितना होगा 44। ठीक है तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि CO2 का 44, H2SO4 का 98, कैल्शियम कार्बोनेट का 100। ठीक है तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो अगर आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो टोटल मास, जो टोटल मास उसको टोटल मास को जोड़ दोगे बटे टोटल मोल, इसका मोल निकाल दोगे। मोल कैसे निकलता है, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। मैं एक एक स्टेप पहले बेसिक से समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको हायर लेवल पे ले जाऊँगा, टॉप लेवल पे ले जाऊँगा। व्हेन 2 मास आर गिवन रिलेटिव एटॉमिक मास, जब 2 मास दिए गए हो बच्चों तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। एक फार्मूला है आपको कि अगर 2 एटॉमिक मास दिया हो, 2 कंपाउंड कोई दिए हों और उनके बीच का वो रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे, क्या पूछे रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे, तो क्या करोगे आप, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सबस्टेंस, मतलब एक एटम के सबस्टेंस का मास निकाल लेना बटे 1/12, ये कार्बन एटम के लिए 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। आप ऐसे सल्फर के लिए लिख सकते हो 1/32, जितना उसका मास होता है 32 मास ऑफ 1 सल्फर एटम।
ऐसे हर कंपाउंड का लिखा जाता है। नॉर्मली होता है बच्चों कार्बन का, ठीक है। और आपको ये पहले बता चुका हूँ कि ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम। अगर आप ग्राम में लिखोगे तो ग्राम एटॉमिक मास, और जिसमें आप लिखोगे वो आगे आ जाता है। तो ग्राम एटॉमिक मास बराबर होता है ग्राम इन 1, मतलब एक एटम के मोल का, कोई एक एटम है उसका मोल का ग्राम में मास निकालोगे तो वही ग्राम एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास ग्राम मालिकुलर मास में बस कुछ ही चेंज होता है, ठीक है बच्चों। ग्राम मालिकुलर मास इसमें आएगा कि आपको मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, देख रहे हो बच्चों, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम। अगर मॉलिक्यूल का 1 मोल के मास, अगर हम मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास निकालेंगे, कोई मॉलिक्यूल है उनका 1 मोल को ग्राम में निकालेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बच्चों। अब आगे चला आ जाइए, अगले टॉपिक है लॉ, दिख रहा है बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये सबसे टफ और सबसे मुश्किल लॉ है, आप तो समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए इसको ध्यान से देखो और रटना नहीं है, इसको समझना है सिर्फ, ठीक है जो। लॉ ऑफ मास ऑफ कन्वर्जन, ये क्या कहता है, टोटल मास रिमेन कंजर्व, मतलब टोटल मास कंजर्व रहेगा बच्चों। मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट साइड है, ये क्या है, रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। दोनों का मास ऐड कर दोगे तो मतलब रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास के बराबर होना चाहिए, यही कहता है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। मतलब मास कंजर्व रहेगा, जो रिएक्टेंट में जितना मास रहेगा उतना प्रोडक्ट में मास रहेगा। टोटल मास रिमेन कंजर्व, मास बिफोर रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन, मतलब जितना रिएक्शन से पहले मास रहता है उतना रिएक्शन के बाद मास होगा। जैसे H2 का मास कितना होता है बच्चों, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ये स्टाइकोमेट्री है, 4 हो गया, 4 ग्राम ये हो गया। O2 16 होता है, 16 का 2 ऑक्सीजन है 32, और यहाँ पे वाटर के निकालोगे 18 होता है, लेकिन 2 मोल है तो 36 ग्राम। तो यहाँ पे बच्चों कुछ लोग गलती करते हैं कि ये 36 देखते हैं और ये एक का कोई नहीं देखते हैं कि 36 बताइए, ऐसा नहीं है। ये रिएक्टेंट साइड में दोनों को जोड़ के बोलते हैं ना, रिएक्टेंट पूरा होता है, तो इसलिए 32 + 4 दोनों को जोड़ के बोलोगे तो बोलोगे ये 36 हो गया था, मतलब 36 ये भी हो गया। और H2O का भी 36 होता है। ये इसमें मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों का मास कंजर्व है, इसलिए कहते हैं मास कंजर्वेशन, ठीक है। सेकेंड लॉ देखो बच्चों, एकदम अच्छे से आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझ में आएगा NCERT की, और एग्जाम में सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसमें क्या कहता है, इसमें आपको कहेगा कि व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन, एलिमेंट किसे कहते हैं बच्चों, जो जैसे H2 है, O2 है, सोडियम है, सिंगल एलिमेंट को एलिमेंट, मतलब सिंगल एटम को एलिमेंट बोलते हैं। व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंड, जब एक एलिमेंट कंबाइंड होता है विथ अदर एलिमेंट से, एक एलिमेंट कंबाइंड होकर दूसरे एलिमेंट से टू फॉर्म 2 या मोर डिफरेंट कंपाउंड। जब ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड होगा तो ये एक कंपाउंड बनाएगा या दूसरा कंपाउंड बनाएगा, मतलब ये 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे H2O2 एक ही एलिमेंट है, इससे वाटर भी बनता है, H2O2 से बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन जाता है इससे, और ये इसी सेम एलिमेंट से वाटर भी बन सकता है, मतलब एक ही एलिमेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना देता है, ठीक। ये तो बात समझ में आ गई। देन मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, जो एक एलिमेंट का मास है उसको हम फिक्स कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2, दोनों में, इन दोनों एलिमेंट का एक मास मान लो, इसको फिक्स कर दो। इसका मास हो गया 2 ग्राम हो गया, इसका भी मास 2 ग्राम हो गया। जब दोनों का मास फिक्स कर दोगे ना बच्चों, तो जो दूसरा एलिमेंट है, जो कह रहा है अदर एलिमेंट इन सिंपल होल नंबर रेशियो, जो दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन और यहाँ पे O2, तो इनका हम जब भी रेशियो निकालेंगे ये एक होल नंबर में रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? सिंपल सी बात ये कर रहा है, बहुत टफ लॉ है बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये आपको टीचर लोग ये क्या बोलते हैं डिफिनीशन बस ऐसे बता देंगे और झटके में ये सब बता देंगे, ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, समझ में आता है भी नहीं है। आप यूट्यूब पे कहीं भी देख लीजिए। H2O का 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट भी नहीं जानते बच्चे क्या होते हैं, ये सिंगल एटम होता है तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। 2 एलिमेंट को ऐड कर दो, 2 एलिमेंट को ऐड कर दो कि ये कंपाउंड हो गया।
तो ये डिफरेंट कंपाउंड बनता है, एक कंपाउंड ये बनेगा, एक कंपाउंड ये बनेगा, मतलब सेम ही एलिमेंट है। और इनका अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो, जैसे हाइड्रोजन का फिक्स कर दिया 2 ग्राम 2 ग्राम, तो जो दूसरा एलिमेंट बच रहा है इनका मास का रेशियो बच्चों होल नंबर में, होल नंबर मतलब सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 16 है, ये 32 है, तो सिंपल नंबर में इसको आप डिवीजन करोगे तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 1.2 में इसका होल रेशियो आ जाएगा। जैसे इसको H2 को कंजर्व किया, 2 ग्राम 2 ग्राम फिक्स रेशियो हुआ, और दूसरे एलिमेंट को हमने होल नंबर में निकाल लिया। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। याद रखना कि एक एटम फिक्स रहेगा, एक एटम का मास फिक्स रहेगा, दूसरे का होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आप करके एग्जाम में देख लेना, ठीक है बच्चों। ये बहुत टफ लॉ था बच्चों। अब अगला लॉ क्या है आपका, अब अगला लॉ है, इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अगला लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अगला लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें क्या कहता है, इसमें तो पहले बच्चों बता दें कि इसमें आपका 3 एलिमेंट दिया रहेगा, ABC 3 एलिमेंट दिया रहेगा। और पहले मोटी मोटी बात बता दे रहे हैं, 3 एलिमेंट दिया रहेगा और इनका AC का रेशियो जो होगा और BC के दोनों का रेशियो जो होगा, इन दोनों का रेशियो अगर निकालोगे AC और BC का, तो ये AB के रेशियो के बराबर, इन दोनों का रेशियो इसके AB के बराबर आएगा, समझे। जैसे 3 बच्चे हैं तो AC वाला बच्चा पेयर में कर दो इनका रेशियो और BC वाले बच्चे का रेशियो, इन दोनों का रेशियो मिला दोगे ना तो AB मतलब ये जो सिंगल वाला रेशियो है AB का इनके बराबर आएगा। अब देखो कैसे समझाएंगे। अब पहले लॉ का कहता है रेशियो ऑफ वेट ऑफ 2 एलिमेंट, मतलब 2 एलिमेंट के वेट का रेशियो, 2 एलिमेंट हैं इनके वेट मतलब एक बात बता दे बच्चों, जो वेट बार बार लिखता है ना उसको हमेशा मास से समझो, मास ही आपका वेट है। मास जो कि बायोलॉजी में हिंदी में बोलते हो मांस, वही मास है। तो मास या MASS मास, वेट का हो, वेट फिजिक्स में mg है, फिजिक्स में क्या है mg है, और केमिस्ट्री में मास है या वेट है, और बायोलॉजी में मांस है, ठीक है बच्चों। तो ये मास जो होता है, इसको मास को चाहे वेट का हो चाहे इसकी जो यूनिट आएगी ना ग्राम में आती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दो एलिमेंट का मास, 2 एलिमेंट के वेट का रेशियो, 2 एलिमेंट के वेट का रेशियो जैसे AB है कंबाइंड विथ फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, हम बोले ना कि इनके रेशियो के बराबर, ये थर्ड एलिमेंट के रेशियो के बराबर होगा। इज द आइदर सेम मल्टीप्लाई या रेशियो ऑफ वेट ऑफ AB विथ डायरेक्टली कंबाइंड विथ ईच अदर, या तो इनके रेशियो के बराबर आएगा AB के, या तो इनके होल नंबर में आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे समझा दे रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3 एलिमेंट हुआ। अब कार्बन से हाइड्रोजन ऐड करोगे, कंपाउंड बनाओगे तो CH4 बनता है, वाटर से ऑक्सीजन लगाओगे तो H2O बनता है। तो आप जब भी करोगे H2 + O2 तो आपको गिब्स में 2H2O बनता है, देख लेना। और या सिंगल H2O नहीं बनता है, स्टैइकोमेट्री के आगे 2 का गुणा होगा, क्योंकि इसको हम उसमें होल मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिक्स नंबर में डिनोट करते हैं, इसलिए बैलेंस इक्वेशन करते हैं। जैसे H2O2 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन होना चाहिए तो H2H2O होगा। जैसे बता दें आपको कि जैसे H2 + O2 तो गिब्स H2O, गिब्स मतलब बच्चों ये देता है, प्रोडक्ट में बनता है, गिब्स मतलब देता है। तो H2 और O2, तो अभी भी ये 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के यहाँ को 2 मोल का गुणा कर दो। अब देखो 2 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 कर दो। अब देखो बैलेंस हो गया। ये मेन रिएक्शन होती है वाटर की। तो क्या है H2O2 2H2O, H2O2 2H2O, ठीक है। देखिए दिख रहा है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। तो ये यहाँ पे 2H2O का इसलिए मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे देखोगे CH4, ठीक है बच्चों। तो आप CH4 का रेशियो लोगे, CH4 का कार्बन का 12th होता है मास और हाइड्रोजन का 4 होता है, तो ये 12th हो गया और 4 इसका रेशियो आपका, इसका रेशियो 12th और 4 हो गया। और इसका वाटर का रेशियो 2 वाटर को, इसका हाइड्रोजन का होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किए गए टोटल, तो 2 से इसका करोगे 2 दूनी 4 और 16 2 जा 32, मतलब ये हो गया 4 × 32 रेशियो, और ये हो गया आपका CH4 का 12 × 4, ठीक है। अब देखो ज़रा
अब इसमें फिक्स रेशियो क्या है, ये 4 फिक्स है ना, ये 4 को हटा दो। अब हम 12 ले लें, मतलब ये हाइड्रोजन तो फिक्स है, हाइड्रोजन को फिक्स ले लिया, लेकिन इससे कार्बन ऑक्सीजन को डिफरेंट है। तो कार्बन का रेशियो कितना 12 है और ऑक्सीजन का 32। 12 और 32 को अलग से निकाल दो, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को अलग से निकाल दो। तो 12 को करोगे 32 को सिंपल वे में निकालोगे, सिंपल होल नंबर में, तो आपका 4 3 का 12 होता है, और 4 18 जा 32। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 12, 4 8 32। तो इसी प्रकार आप अगर डायरेक्ट CO2 से करोगे इसका तो इसका होगा 12, इसका एटॉमिक मास 12 होगा, ऑक्सीजन का 32। तो इसको भी सिंपल रेशियो में करोगे 3:8 रेशियो आएगा। मतलब देखें ना कि इनका रेशियो और इनका रेशियो, जब इनके बीच का रेशियो निकाला गया एक फिक्स नंबर में करके, जैसे हाइड्रोजन को फिक्स ले लिया और कार्बन ऑक्सीजन बचा, तो इनका जो रेशियो निकला वो हमारे कार्बन और ये थर्ड वाले रेशियो के बराबर आ गया। यही लॉ कह रहा है, ध्यान से सुनिए कि 3 एलिमेंट होंगे, इसमें इनका रेशियो ले लो, इनका रेशियो, इनमें एक फिक्स मास होगा, उनको हटा दो, जो बचा एलिमेंट वो इन एलिमेंट के रेशियो के बराबर होगा। यही कह रहा है सिंपल वे में, लास्ट में फाइनल कंक्लूजन यही आया, लास्ट में आके फाइनल कंक्लूजन बच्चों यही आया। ठीक है, अब है एक गेलुसाक जी थे साइंटिस्ट, वो ला है गेलुसाक लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, combining law of Gay-Lussac law of combining. When two gas react, then its volume or simple ratio bear constant pressure and temperature. गेलुसाक जी कहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर रखना बच्चों, ठीक है, क्या रखना, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे दो गैस का वॉल्यूम जो होता है एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि दो गैस होनी चाहिए, पहले दो गैस के एक तो प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने पे जो वॉल्यूम बचता है उनका रेशियो जो उनके वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो सिंपल रेशियो में आता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी लॉ तो नहीं बताए। जैसे H2 एक लीटर ले लिए, एक वॉल्यूम ले लिए, कुछ भी वॉल्यूम लिख दो, मतलब कुछ भी हो जाए, लीटर हो ml हो। इसी प्रकार क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ध्यान देना, दो गैस होनी चाहिए, ठीक है, तो सॉलिड ये नहीं होना चाहिए, गैस होनी चाहिए। कंडीशन है इन जब आप कन्वर्ट करोगे 2 मोल आया तो इनका रेशियो देखो सिंपल रेशियो में है 1:1:2, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो गया ना, बस वैसी। ऐसे N2 है, 3H2 है, ये हैबर मेथड है, निकल की प्रेजेंस में 2NH3 बनता है। ठीक है, तो इनका रेशियो 1:3:2, यही गेलुसाक लॉ है। ठीक है, तो अब अगला लॉ क्या है आपका, अब लास्ट लॉ आपका है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लास्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन। मतलब ऑल केमिकल कंपाउंड आर फाउंड टू हैव कांस्टेंट कंपोजिशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सोर्स। ठीक है, CBSE वाले बच्चे तो समझ गए होंगे इंग्लिश पढ़ के कि क्या कह रहा है, लेकिन यूपी बोर्ड या अदर हिंदी मीडियम वाले बोर्ड के बच्चे नहीं समझ पाएंगे वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी केमिकल कंपाउंड जो कांस्टेंट कंपोजिशन में रहते हैं, पहले एग्जांपल सुन लो फिर इसके बाद डिफिनीशन आपको समझ में आ जाएगी। कि जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों को ऐड करो तो CO2 गैस निकलती है। तो अच्छा ये बताओ मैं, CO2 जो गैस बनती है वो गार्बेज से भी निकलती है, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं जैसे बैक्टीरिया वो भी अपना भोजन करते हैं तो क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं। रेस्पिरेशन में भी CO2 निकलता है। तो क्या ये जो CO2 गार्बेज से निकल रहा है, रेस्पिरेशन से निकला या अदर चीज़ों से निकल रहा है CO2, तो क्या इनका जो CO2 निकलने का ये कंपोजिशन है, जो रेशियो है, ये का डिफरेंट रहेगा? नहीं बच्चों, ये किसी भी मेथड से निकले, चाहे रेस्पिरेशन से निकले, चाहे गार्बेज से निकले, चाहे बैक्टीरिया से निकले, चाहे वायरस से निकले, किसी भी चीज़ से CO2 निकलता है उनका ही रेशियो सेम रहता है, कभी भी कंपाउंड के रेशियो पर डिपेंड नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है, डिफरेंट नहीं रहता है कि हर। इसलिए कह रहा ऑल केमिकल कंपाउंड, सभी कंपाउंड कोई भी हो, बैक्टीरिया, वायरस हो, रेस्पिरेशन हो, गार्बेज है, आर फाउंड टू कांस्टेंट रहता है, उनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वो किस मेथड से, अपने मेथड से बने हैं या सोर्स से बने हैं, वो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हर जगह चाहे रेस्पिरेशन में निकले, चाहे गार्बेज निकले, चाहे बैक्टीरिया निकाले, हर जगह सेम रहता है। यही कहता है लॉ ऑफ केमिकल
प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, केमिस्ट्री विद पीको सर। आइए अब चलते हैं अब कुछ क्वेश्चन की तरफ मोल कॉन्सेप्ट के, क्योंकि टॉपिक मैंने कुछ बता दिया और कुछ टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट पे और एम्पिरिकल फार्मूला पे, बस यही 2-3 टॉपिक बची है बाकी मैंने सब बता दिया। तो उसके ऊपर सवाल बता दे रहे हैं कि जो टॉपिक बताया उसके ऊपर कैसे सवाल किस टाइप की लग सकती है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं। तो आपकी ये 3 और 4 हो गई थी और शायद 5 भी हो गया था, 3, 4, 5। तो ये पहली वाली, तीसरी वाली तो आपको मोल कॉन्सेप्ट पे लगेगी, मोल पे लगेगी। और ये चौथी वाली जो आपकी है ये आपकी उस पर कंबशन रिएक्शन पे लगेगी। और 5वीं वाली आपकी डेंसिटी पे लगेगी। 6ठी वाली आपकी जो एवोगाड्रो नंबर पे लगेगी, एवोगाड्रो लॉ, नंबर नहीं एवोगाड्रो लॉ पे लगेगी। कैसे, आइए देखते हैं। एवोगाड्रो लॉ इसमें क्या कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड SO2, मतलब O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 है। चलिए लिखते जाएं। दिख रहा है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बताइएगा बच्चों। ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन करते हैं। आपका मॉलिक्यूलर वेट O2 और SO2 का, O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 है और SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64 है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखते रहिए कैसे सॉल्व हो रहा है। कह रहा है कि 150 mmHg प्रेशर और 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन n मॉलिक्यूल। कह रहा है कि 150 mmHg आपका ये प्रेशर लिया है और वॉल्यूम लिया है 1 लीटर। ठीक है बच्चों, 1 लीटर जिसमें उसका मॉलिक्यूल रख रहा है n मॉलिक्यूल। 1 लीटर में कितना मॉलिक्यूल रख रहा है, n मॉलिक्यूल रख रहा है। 1 लीटर ऑफ O2 के 1 लीटर मॉलिक्यूल में n मॉलिक्यूल आपका O2 रखता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 लीटर। अब कह रहा है कि जब नंबर ऑफ वॉल्यूम, जब हम, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, सही, इसको ऐसे, अब देखिए अच्छे से दिखेगा क्वेश्चन भी, ये भी। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड SO2, O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 है, SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64 ये दिया है आपका 15 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब ये टेम्परेचर दिया है आपका टेम्परेचर कितना दिया है, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, 15 डिग्री सेल्सियस कर लीजिएगा। मतलब ये एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ये 1 लीटर O2 n मॉलिक्यूल लगता है, 1 लीटर O2 n मॉलिक्यूल लगता है। तो इसी प्रकार पूछा है कि 2 लीटर मॉलिक्यूल SO2 का कितने लीटर, मतलब कितना मॉलिक्यूल होगा। अब ये जो एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो लॉ का होता है कि PV बराबर n/RT। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और R जो होता है गैसेस कांस्टेंट होता है, ये तीनों कांस्टेंट हैं। तो आपको वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो मोल हम निकालना जानते हैं कि ये पार्टिकल या मॉलिक्यूल बटे n0। तो इससे इसी प्रकार वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल। बस सिंपल सा आ गया बच्चों, क्योंकि हमारा प्रेशर, क्योंकि सेम प्रेशर देखिए यहाँ पे लिखा है द सेम कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हिंट दे दिया है कि द सेम कंडीशन टेम्परेचर, मतलब कह रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन रखो। मतलब ये टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है बच्चों तो डायरेक्टली वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल या मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, बस। तो जैसे 1 लीटर में n मॉलिक्यूल, 2 लीटर में 2n मॉलिक्यूल, बस ख़त्म। 1 लीटर में n मॉलिक्यूल, 2 लीटर में 2n मॉलिक्यूल, बस आपका ये 2n आंसर आ जाएगा। ये एवोगाड्रो लॉ पे है। अच्छे से इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन को मैं लगाते जा रहा हूँ। अब अगला क्या कह रहा है देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे इथाइलिन, हमें वेट, ऑक्सीजन का वेट पूछ रहा है, हमें किसका, ऑक्सीजन का मास पूछ रहा है, मतलब वेट पूछ रहा है, निकालने क्यों कह रहा है, कितना होगा। क्या कि एक कंबशन रिएक्शन है इथाइलिन की। इथाइलिन को हम कैसे लिखेंगे, पहले तो ये जान लीजिए, C2H
C2H4, ठीक है। जो ये इथाइलिन है C2H4, C2H4 को हम इथाइलिन बोलते हैं। इथाइलिन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, तो ये एल्केन है कि एल्कीन है, CnH2n, ये एल्कीन है। एल्कीन में बच्चों 3n+2 सॉरी 3n/2 से निकलता है, गिव्स NH2O प्लस NCO2, ठीक है। ऐसे निकलेगा। तो C2H4 प्लस 3n मतलब 3 2 6, 6/2 3O2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2H2O प्लस 2CO2। तो हमें इथाइलिन और हमें ऑक्सीजन, ये दोनों से बच्चों जो के बारे में जिस के बारे में पूछेगा वही हम रिएक्शन लेंगे, बाकी को हम छोड़ देते हैं। जैसे वाटर और CO2 के बारे में बात नहीं किया, हमें ऑक्सीजन और इथाइलिन से मतलब है, और हमें निकालना है ऑक्सीजन को निकालना है। तो ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि इसके पहले मोल देखेंगे। क्या देखेंगे, एक इथाइलिन से हमें 3 मोल O2 बन रहा है। एक इथाइलिन से हमें 3 मोल O2 बन रहा है। तो एक इथाइलिन से हमें 3 मोल O2 बन रहा है। तो हमें मास पे आ जाइए, मास कितना होगा इसका, ये मास आएगा C2H4 का मास है 12 × 12 + 4 × 1 = 24 4 हो गया 28 ग्राम मास से आपका बन रहा है कितना मोल O2 का ये है 16 32 O2 है, लेकिन 3 है, 32 तिरिका O2 बन रहा है, ठीक है बच्चों। इतना, इसलिए 1 ग्राम से कितना बनेगा, इसलिए 28 ग्राम से ये 32 × 3, ये क्योंकि ये मोल का गुणा डिवाइड कर देते हैं ना, अरे गुणा कर देते हैं, तो इसलिए 1 ग्राम से बनेगा 32 × 3/28 ग्राम O2। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9 बटे 28 और ये हो गया इतना ग्राम O2। 1 ग्राम इथाइलिन से 1 ग्राम C2H4 से इतना बनेगा, इसलिए दिया है 2.8 किलो से 2.8 किलो इथाइलिन से कितना बनेगा बच्चों, तो 9 इंटू 96 × 2.8/28, ये आपका 0.1 हो गया 9.6 kg, ये आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे आया, ये देखिए आंसर आपका कैसे आ रहा है, ये देखिए। बस ये ज़्यादा समझने की बहादुरी है। हमारा आंसर कैसे आया, आंसर ऐसे है कि अब क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा हूँ व्हाट इज़ द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, मतलब हमें अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि जहाँ पे ये एक तरह से लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, अभी आएगा, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का वेट पूछा है। तो हमने बार बार कहा कि किसी चीज़ का वेट हो चाहे मास हो, सब एक ही नाम होता है, वेट मास सबको हम एक ही चीज़ बोलते हैं। रिक्वायर फॉर द कंप्लीट कंबशन, पहले आप कंप्लीट कंबशन का रिएक्शन लिखोगे अगर आता है तो कैसे नहीं आएगा आपको। ये इथाइलिन का फार्मूला है CnH2n, इथाइलिन एल्कीन होता है, और एल्कीन में हमेशा CO2 निकालने के लिए 3n/2 का यूज करते हैं, जबकि एल्केन में 3n+2, एल्केन में हमें कैसे करते हैं, एल्केन निकालने 3n+1/2 O2 निकालते हैं, ये एल्केन के लिए है, लेकिन एल्कीन के लिए 1 नहीं जोड़ते हैं, 3n/2 लगाते हैं, और आपका NH2 और NCO2, ठीक है बच्चों। ये भी याद कर लिए, कंबशन रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंबशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, ये कंबशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो हमने रिएक्शन तो पहले लिख ली, तो आपको ऑक्सीजन जो निकालना है आपको वो प्रोडक्ट की तरफ ले जाए, जो जिससे निकालना उसको रिएक्टेंट की तरफ। तो आपको स्टैइकोमेट्री दिख रहा है 1, यहाँ पे 3, तो आपको 1 मोल इथाइलिन से 3 मोल O2 बन रहा है। तो आपको क्या पूछा है, मास के रूप में पूछा है, किलोग्राम क्या है, मास ही है ना। तो मास पहले तो इसका मतलब इथाइलिन का मास हो गया 28 ग्राम, तो 28, और इसका मास हो गया 32 × 3, डायरेक्ट मैंने गुणा नहीं किया है, 32 × 3 मतलब यही आपका 96 आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए 1 ग्राम इथाइलिन से आपका बनेगा, ये बटा हो जाएगा, ये 32/3/28 इतना, और
इसलिए क्वेश्चन में दिया आपका 28 ग्राम इथाइलिन से, इसलिए 2.8 ग्राम इथाइलिन से कितना होगा किलोग्राम से, तो 96 इंटू ये यहाँ पे इंटू कर देते हैं, क्योंकि जैसे ये यूनिटरी मेथड है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इतने ग्राम से इतना, तो 1 ग्राम से इतना, तो इतने ग्राम से इतना, मतलब 1 ग्राम करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, और जब 1 ग्राम से ज़्यादा होता है तो हम गुणा करते हैं। वही बस सिंपल सी यूनिटरी मेथड लगा दिया। ठीक है बच्चों, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। अभी लिमिटिंग रीजन के बहुत सवाल आएंगे, आराम से आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये 7th क्वेश्चन था। ये नीचे वाला 6th क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो बच्चों, हमें कमेंट जरूर कर लीजिएगा, मैं तुरंत बताऊंगा उसको। अब आइए 8th क्वेश्चन पे। ये देखिए बच्चों, ये आपका 9.6 kg, ये ऑप्शन सही होगा 3rd। अब आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, जो मैंने एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास बताया था, क्या बताया था आपको निकालने के लिए, परसेंटेज क्या बताया था बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था कि परसेंटेज गुणे एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज गुणे एटॉमिक मास दूसरे का बटे टोटल परसेंटेज। ठीक है जो, तो आप ऐसे निकालोगे, देखो ये 200 इसका मास है, गुणे परसेंटेज 90 प्लस 199 गुणे 8 प्लस 202 गुणे 2 बटे टोटल परसेंटेज 90 प्लस 8 प्लस 2। ये देखो जो परसेंटेज है, ये क्या दिया है, ये आपका परसेंटेज है, ये आपका परसेंटेज, ये आपका परसेंटेज है, ये ऊपर मास लिखा है, ये मास लिखा है। आपको अगली स्लाइड में बच्चों हम अच्छे से PYQ रियल मैं बुक लेके आऊँगा, इसमें बुक प्रेजेंट नहीं ना, तो इसलिए इससे कराना पड़ा। ठीक है बच्चों, आप अपने बुक से भी इस क्वेश्चन देख सकते हैं 2007 वाली क्या है, और बस मेरा सोल्यूशन ध्यान से देखिए। और मैं इसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा बच्चों, ऐसा नहीं कि ट्रिक नहीं बताऊंगा, कैसे 30 सेकंड में एग्ज़ाम में जल्दी से सॉल्व कर लो। तो ये यहाँ पे वेट एवरेज एटॉमिक मास पूछा है, आप नेचुरली अकरिंग एलिमेंट X इज क्लोजेस्ट टू। तो बच्चों आप इतना ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे। एक सिंपल सा ट्रिक है बच्चों, क्या है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि ये इसका आंसर, हाँ दिख गया मेरे को, जिसका बच्चों इसका आंसर वही होगा। मैं निकाल दे रहा हूँ एक बार। ये आपने जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, आप यहाँ पे बैठ जाओगे सॉल्व करने, और जो स्मार्ट बच्चे होंगे जो मुझसे पढ़े होंगे वो जल्दी से इसको 1 सेकेंड में करके हटा देंगे। अब कैसे इसको सॉल्व करोगे, आप पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि कुछ बच्चों को पूरा मेथड आना चाहिए। 1 2 3 0 यहाँ पे लिख दो, ठीक, इसके 9 दूनी 18, ठीक, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 199 8, ये हो जाएगा आपका 1600 आप गुणा करके देख लेना। और क्योंकि 9 72 और ये फिर प्लस ये 400। हाँ देखो बच्चों, अब स्मार्ट तरीका मैंने क्या अपनाया, ये देख लो, ये 200 और ये 90 का आराम से गुणा कर लोगे। ठीक है, ये 1 2 3 3 0 इधर लिख दो, फिर 9 का 2 से करोगे, 9 दूनी 18। अब 199 है बच्चों, तो इसको 200 मान लो। मैंने सिंपल वे बता रहा हूँ कैसे स्मार्ट तरीके, इसको 200 मान लो। 200 8 कितना होता है, 8 16 1600 होता है, बस लिख लो। और इसको भी 2 घटा के मानो, 200 इसको भी मान लो। 200 गुणे 4 बराबर, ये 200 गुणे 2 बराबर 4, अब बटे ये जोड़ोगे 90 98 100, तो आराम से ये सिंपल वे में हो जाएगा। आपका कितना जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा ये 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 6 10 10 0 0 होगा 1, एक हासिल लगा तो 1 और 8 9 9 1 10, फिर एक हासिल फिर हो जाए, फिर 1 तो 1 1 2, ठीक है। और 100 का डिवाइड कर दो, 2 शून्य इधर 2 0 काट दो, और 200 AMU आ गया, एटॉमिक मास यूनिट 200 AMU आ गया, क्योंकि हमें एक एटम का चाहिए था ना बच्चों एवरेज एटॉमिक मास, तो इसलिए AMU में यूनिट रहती है। ये देखो 200,
स्मार्ट तरीका ये लगाना कि जहाँ पे 199 का 8 में करने जाओगे बहुत ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा, 202 का भी करोगे बहुत ज़्यादा, तो इसको तुरंत एक सिंपलेस्ट नंबर तक ले जाना, 200 इसको ले जाना, 200 इसको ले जाना, आराम से कर देना सिंपल। ऐसे इसको भी देख लो। नहीं विश्वास है, ये 8th मैंने लगा, ये 9th आप लगा के देखो। जैसे ये इसका भी आपको एवरेज एटॉमिक वेट पूछा है, तो बोरान दिया है 10 और 19%, और दूसरे बोरान का ये आइसोटोप है, ये कितना परसेंट है, 81%, और ये दिया है 11। ठीक है बच्चों, ये मास है आपका। अब देखिए मास गुणे 19 प्लस मास गुणे परसेंटेज बढ़े टोटल परसेंटेज, टोटल परसेंट बच्चों ये तो 100 हो गया, ये तो बटे 100 हो गया। और यहाँ पे 19 और 10 करोगे तो एक सिंपल वे में बताएं, इसको कर देना 20, इसको एक 20 कर दो तो ये हो जाएगा 200, इसको कर दो 80 कर दो, एक कम कर दो, 80 में 11 करोगे, 80 में अगर 11 का गुणा करोगे तो 11 अट्ठे 88 और एक 0 बढ़ा दो। अब ये 0 8 8 2 10 10 तो 80 बटे 100 और 2 0, अगर बच्चों 10 80 अगर बटे 100 है ना, तो 2 0 इधर लग जाते हैं, लेफ्ट साइड में आप लगा दो 1 2, ये 10.8 ऑप्शन में आ गया। पक्का आया होगा पहला ऑप्शन 100%, जाके देख लेना। आप जब भी ऐसे करना ना तो इसको 80 कर लो, इसको 20 कर लो, आराम से कैलकुलेशन आराम से होनी चाहिए, ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है।